नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे वरुण गांधी का जॉब्स यानी अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के एक प्रोविजन के बारे में। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पीसी मेहलनोबिस। इनकी डेथ को देखो 50 साल पूरे हो चुके हैं। इनकी डेथ हुई थी 28 जून 1972 को और जन्म हुआ था 29 जून को, यानी आज इनका जन्मदिन भी है। और इन्होंने देखो स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में जो काम किया ना, उसको सम्मान देने के लिए इनके जन्म दिवस को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज का जो ये आर्टिकल है, इसमें तो देखो थोड़े कम अच्छे पॉइंट्स हैं। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उनकी रिलेशनशिप क्या थी, इस एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया है बजाय उनके काम पर, जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। लेकिन एक और आर्टिकल है पुराना, उसके साथ इसको कंपाइल करके हम डिस्कस करेंगे ताकि जिस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो सारा जो वर्क्स है वो डिस्कस किया जा सके। एथिक्स का आज का एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के एक आईएएस हैं, उस्मानाबाद में अभी फिलहाल डीएम हैं, श्री कस्तूर दिवेगांवकर। इनके ऑफिस में ना एक डिफरेंटली एबल्ड विजिटर आया था। वो चेयर पर नहीं बैठ सका, तो एम्पैथी रखते हुए ये भी बिल्कुल फर्श पे बैठ गए उनकी बात को सुनने के लिए। तो उस डिफरेंटली एबल्ड पर्सन में एक नया कॉन्फिडेंस आया। उनको एहसास हुआ कि जैसे पब्लिक सर्वेंट जो है उनका काम हमारी बात सुनना है। ट्रस्ट इस प्रकार की चीज़ों से ना गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाता है सिटीजन्स का। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है एम्पैथी का जो आप शेयर कर सकते हो एथिक्स में। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। वरुण गांधी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरू में देखो कुछ डेटा दिया जाता है, जैसे 2019 में हर 1 घंटे में एक इंडियन सिटीजन ने सुसाइड कर लिया जॉबलेसनेस के कारण, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, या फिर पॉवर्टी के कारण, या फिर बैंकरप्सी के कारण। ये डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। 2018 से लेकर 2020 के बीच में 25,000 इंडियंस ने सुसाइड कर लिया। ये यूनियन गवर्नमेंट का डेटा है, पिछले साल दिया गया था फरवरी में राज्यसभा में। हमने जनवरी 2022 में देखा रेलवे के कुछ एग्जाम्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके यूथ सड़कों पर आ गए और उन्होंने कुछ ट्रेन्स को जला दिया। और अभी ऑलमोस्ट 1 हफ्ते पहले की बात है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नई स्कीम अनाउंस की गई, अग्निपथ स्कीम, तो उसके विरोध में भी बड़ी संख्या में ट्रेन्स को जलाया गया, वायलेंस हुआ। और इवन देखो वो लोग जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए भी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है। राइटर के अनुसार मई 2022 में हरियाणा ने 2000 कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्टाफ है ना, जैसे हेल्थ वर्कर्स, स्वीपर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इनकी जॉब्स को टर्मिनेट कर दिया। इनको कोविड-19 की महामारी के दौरान रिक्रूट किया गया था कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर। लेकिन अब चूंकि महामारी की रफ्तार थोड़ी कम हो चुकी है तो इनको टर्मिनेट कर दिया गया, इनकी सर्विसेज को ख़त्म कर दिया गया। उसी प्रकार से देखो दिल्ली में भी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के द्वारा बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, इनकी सर्विसेज को ख़त्म कर दिया गया। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंस मेडिकल कॉलेज एंड अदर्स, इनके द्वारा। ऐसे एग्जाम्पल्स देखो अलग अलग राज्यों में देखने को मिलते हैं। जैसे असम में 8300 जो पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के मेंबर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया फरवरी 2022 में। उनके अनुसार वो 12 से लेकर 14 साल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बोनस, अलाउंस, पेंशन या फिर कुछ नहीं मिला है। उनकी पे को भी रिवाइज नहीं किया गया है। अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ में भी 200 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स ने विरोध किया था। तो ये सारा डेटा जो है हमें एसेंस बताता है कि एक तरफ लोग अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनकी जॉब परमानेंट नहीं है। राइटर कहते हैं ये जो प्रॉब्लम है ना, ये 2 रीजन्स की वजह से है। पहला, गवर्नमेंट सफिशिएंट रफ्तार के साथ में वैकेंसीज नहीं फिल कर रही है। सरकार में वैकेंसीज बहुत हैं लेकिन उनको फिल नहीं किया जा रहा है। देखो जुलाई
2021 में गवर्नमेंट के सभी लेवल्स पर ऑलमोस्ट 60 लैक्स वैकेंसीज थी। इनमें से 9.1 लाख वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, 2 लाख वैकेंसीज पीएसयू बैंक्स में थी और 5.3 लाख वैकेंसीज स्टेट पुलिस में, और प्राइमरी स्कूल्स में वैकेंसीज की संख्या थी 8.3 लाख। इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं लेकिन सरकार रिक्रूट नहीं कर रही है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आने वाले 1.5 ईयर्स में 10 लाख लोगों को रिक्रूट करेंगे। राइटर कहते हैं अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं तो उनको फिल करने के लिए ये नाकाफ़ी साबित होगा, इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। इसके बाद राइटर दूसरे रीजन की बात करते हैं। देखो वैकेंसीज बेसिक सरकार फिल कर रही हैं। जैसे देखो 2014 का आंकड़ा है, 2014 में टोटल जितने गवर्नमेंट जॉब्स में थे ना, उसमें से 43% ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉन परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे थे, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अपनी जॉब कर रहे थे, जिसमें से 6.9 मिलियन तो काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम्स में, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स मान लीजिए। इनमें से बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस पर काम करते हैं, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं मिलता, इंश्योरेंस या फिर बाकी परमानेंट एम्प्लॉयज़ को जो गवर्नमेंट प्रिविलेजेस देती हैं, कुछ बेनिफिट्स देती हैं, वो सब नहीं मिलते इन वर्कर्स को। 2018 में तो देखो ऐसे वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं, इनका शेयर टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में बढ़ के 59% हो गया। इवन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में भी वो वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं, मार्च 2020 में उनका शेयर था 37%। और देखो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को रखने में स्टेट गवर्नमेंट्स भी पीछे नहीं है। जैसे यूपी गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया जाता है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर बहुत सारे वर्कर्स को रखा और ये प्रोविज़न किया 5 साल बाद सर्विस करने के बाद अगर आपको परमानेंट होना है तो आपको टेस्ट देना होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट। इवन कई बार ऐसा नहीं होता कि काम के दौरान किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, बाद में उसके परिवार में से किसी को नौकरी दी जाती है, इवन उनको भी बोला गया कि आप भी परफॉर्मेंस टेस्ट दीजिए। अगर आप इस परफॉर्मेंस टेस्ट को क्लियर नहीं करते हो तो आपको जॉब से डिसमिस कर दिया जाएगा। अगर सरकार ज्यादा पब्लिक एम्प्लॉयज को रखती है तो इसका देखो मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी मिलेगी तो वो ज्यादा खर्च भी करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए नई नई फैक्ट्रियां लगेगी, मतलब इकोनॉमी बूस्ट होगी, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। ये तो हुई देखो गवर्नमेंट जॉब की बात। इसके बाद राइटर दूसरे सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, जैसे रिन्यूएबल पावर जनरेशन। इस सेक्टर में जॉब क्रिएशन का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे घर की छत पर सोलर पैनल्स लगा के सोलर पावर को जनरेट करना, इसके अलावा सोलर पैनल मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग, या फिर जिन्होंने लगवा लिए हैं सोलर पैनल्स उनकी मेंटेनेंस, उनकी सर्विसेज में जॉब्स। वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे ज़्यादा जॉब्स जनरेट होने की संभावनाएं हैं। वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट, इसके बाद फीकल स्लज ट्रीटमेंट, यानी जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट। ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर सरकार इनको पुश करे तो इससे देखो देश को भी फायदा होगा। जैसे वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है तो पानी की बचत होगी, सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाता है तो लैंडफिल्स जो होते हैं यानी कूड़े के पहाड़ बन जाते हैं, वो सब नहीं बनेंगे, जहां पोल्यूशन कम होगा। दूसरी तरफ उस अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है खाद के तौर पर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आगे देखो आने वाले समय में बहुत स्कोप है, तो इस सेक्टर में काफ़ी जॉब पैदा होने की संभावना है। इन जॉब्स को राइटर नाम देते हैं ग्रीन जॉब्स। अर्बन फार्मिंग को एनकरेज करने की बात राइटर करते हैं, जैसे गार्डनिंग है, नर्सरी मैनेजमेंट है, पौधों को मैनेज करना, बागबानी, इनमें काफ़ी जॉब पोटेंशियल है। लास्ट में देखो राइटर 2 बातें करते हैं। पहली चीज़, एक तो पीएसयूज को आप ऑटोनॉमी दीजिए। पीएसयू
जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है ना, उन पर आपका कंट्रोल हो सकता है एक सब्सिडरी कंपनी के थ्रू, लेकिन उनको काम करने की ऑटोनॉमी दीजिए ताकि वो बड़े हो सकें। जैसे चाइना के पीएसयूज ना बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इंडिया के पीएसयूज रिलेटिवली छोटे हैं क्योंकि सरकार की इंटरफेरेंस पीएसयूज में काफ़ी ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़, आप ना गवर्नमेंट जॉब्स को ना स्ट्रीमलाइन कीजिए, जैसे डॉक्टर्स, पुलिसमैन, एजुकेशन, इनकी आवश्यकता है देश को पब्लिक गुड्स के लिए, लेकिन डेटा एंट्री क्लर्क्स, इनकी जॉब्स की आज के समय में रिलेटिवली जरूरत कम हो गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो हमें ना सिविल सर्विसेज की आवश्यकता है। सिविल सर्विसेज मतलब सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स की आवश्यकता है, लेकिन नए एज के अनुसार आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमें उसी प्रकार से सिविल सर्विसेज की आवश्यकता है जो देश को आगे ले जा सके, जिनमें पब्लिक ईथोस हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वरुण गांधी का जॉब्स से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के एक प्रोविजन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं ना, तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं, जैसे महाराष्ट्र में और कुछ अन्य राज्यों में भी बाय कैमरल लेजिस्लेचर्स होते हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके मेंबर्स होते हैं एमएलए, और दूसरी होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के इलेक्शंस में ना एमएलएस पार्टिसिपेट करते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, जब अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का इलेक्शन होना था ना, तो फिर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के 2 मेंबर्स अनिल देशमुख और नवाब मलिक, ये जेल में बंद हैं। इन्होंने ना कोर्ट में गुहार लगाई कि हमें बाहर आने दीजिए ताकि हम एज ए एमएलए पार्टिसिपेट कर सकें लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के इलेक्शन में। शुरुआत में ये गए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के स्पेशल जज के पास, उसके बाद ये गए बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। लेकिन सभी जगहों पर इनको निराशा हाथ लगी, यानी सभी जजेस ने इनको मना कर दिया कि आप जेल में बंद हैं, आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जजेस ने देखो, यानी कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 62 क्लास 5 का हवाला दिया। सेक्शन 62 क्लास 5 में यह बोला गया है, प्रिजनर्स को वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी जो जेल में बंद है ना, वो वोट नहीं दे सकते, स्पेशल वो बाहर नहीं आ सकते वोट देने के लिए। पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये प्रोविजन जो है वो जरूरी है ताकि इलेक्शंस में वो लोग पार्टिसिपेट ना कर सके जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्योंकि किसी ना किसी क्राइम की वजह से ही तो वो जेल में बंद है ना। तो अगर वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो मतलब इलेक्शंस की जो इंटीग्रिटी है वो प्रभावित हो सकती है। लेकिन देखो, राइटर ये बोलते हैं ऐसा करने से बहुत सारे लोग जिन पे अभी केस चल रहा है, वो अंडर ट्रायल हैं, अभी उनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो भी अपने वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। आगे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो रिहा हो जाएं, मतलब बाइज्जत बरी हो जाएं, उन पर आरोप सिद्धि ना हो, मतलब वो निर्दोष थे, लेकिन चूंकि वो जेल में बंद है उनको वोट नहीं देने दिया जाता रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये इनजस्टिस है राइटर के अकॉर्डिंग। राइटर कहते हैं हमारे देश में देखो टोटल 5 लाख प्रिजनर्स हैं, जिसमें से 75% तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। अब सिचुएशन ये है, मान लीजिए किसी पर्सन ने ना अपना कर्ज नहीं चुकाया है, तो इस ऑफेंस के कारण सिविल प्रिजन में वो बंद है, वो वोट नहीं दे सकता। उसका क्राइम सिर्फ इतना है कि उसने कर्ज नहीं चुकाया है या फिर नहीं चुका पाया है वो। लेकिन दूसरी तरफ किसके ऊपर ना मर्डर का आरोप है या फिर रेप का आरोप है, बट उसे बेल मिल गई है, वो जेल से बाहर है, बट वो पार्टिसिपेट कर सकता है वोटिंग से, क्योंकि ये सेक्शन 62 क्लास 5 तो सिर्फ उन्हीं को रोकता है ना जो जेल में बंद हैं। बेशक कोई अपना कर्ज नहीं चुका पाया, वो जेल में बंद है, वो वोट नहीं दे सकेगा, लेकिन कोई बेल पे बाहर आ गया है, रेप का आरोपी, मर्डर का आरोपी, वो बेशक इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। सिचुएशन दोनों की सेम है, दोनों पर अभी मुकदमा चल रहा है, दोनों के ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों की अलग अलग है। तो ये तो आर्टिकल 14 के भी अगेंस्ट हो जाता है ना। आर्टिकल 14 क्या कहता है, सेम पर्सन्स को आप सेम सिचुएशन में अलग अलग ढंग से ट्रीट नहीं कर सकते।
यानी आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। जब देखो आर्टिकल 14 का वायलेशन होना, कम से कम रैशनल बेसिस तो होना चाहिए ना, बट इस सिचुएशन में कोई रैशनल आधार नहीं है जिसके बेस पे आप अलग अलग ट्रीट करो। वो लोग जिनको बेल मिल गई है बट उन पे मुकदमा चल रहा है, और वो लोग जिनको बेल नहीं मिली है वो जेल के अंदर बंद है, दोनों को अलग अलग ढंग से कैसे ट्रीट आप कर सकते हो। दूसरे देशों की बात करें, जैसे यूके में क्या होता है, यूके में क्या होता है कि सिर्फ वो कन्विक्ट्स जिनको सजा हुई है जैसे 4 या फिर 4 से अधिक सालों की, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वोटिंग में। जर्मनी में कुछ पॉलिटिकल ऑफेंसेस में जो लोग कन्विक्ट ठहराए जाते हैं ना, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। पहले ना कनाडा में भी हमारे जैसी सिचुएशन हुआ करती थी, सभी प्रिजनर्स को वोट देने का अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने इंटरवीन किया, कहा कि ये पूरी तरह से आर्बिट्ररी है, डिसप्रोपोर्शनेट है। अब इंडिया में भी देखो कोर्ट्स को इंटरवेन करना चाहिए। अच्छी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने जब नवाब मलिक और अनिल देशमुख की पिटीशन को सुना ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यह कहा कि हम इस प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को रिकंसिडर करने के लिए तैयार हैं, यानी इस प्रोविजन के बारे में हियरिंग के लिए तैयार हैं, ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। अब देखो ये मामला हाईफाई था, विधायक इन्वॉल्व थे, वो अपने वोटिंग राइट्स की बात कर रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे थोड़ा सीरियसली लिया। अदरवाइज हमारे देश में कितने इलेक्शंस होते रहते हैं, प्रिजनर्स जेल में बंद हैं, वो कभी इलेक्शंस में वोट नहीं कर पाते। बात देखो ये नहीं है कि वोट किसका है, एमएलए का है या फिर आम वोटर का है, बात यह है कि प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है। तो अब समय आ गया है कि इस प्रोविजन को री इंटरप्रेट किया जाए। इसमें जो वर्ड है ना कन्फाइनमेंट, यानी जो जेल में बंद हैं, ये वर्ड गलत है इसमें। तो इसकी वजह से तो सिर्फ जो जेल में बंद है ना उन्हीं को वोट देने का अधिकार नहीं होता, बेशक बेल पे कोई बाहर आओ तो उसे तो मिल जाएगा अधिकार। तो यूके जैसा प्रोविजन हम भी फॉलो कर सकते हैं कि वो क्रिमिनल्स जिनको एक निश्चित साल की सजा मिली है, फॉर एग्जाम्पल 4 या फिर 4 से अधिक साल की, उनको वंचित रखा जा सकता है वोट देने से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पीसी महलनोबिस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 1943 में बंगाल में एक बहुत ही भयंकर अकाल यानी फेमीन आया था। फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और इसकी वजह से ऑलमोस्ट 20 से लेकर 30 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। अमर्त्य सेन की एक बुक है पुवर्टी एंड फेमीन्स। इस बुक में अमर्त्य सेन बताते हैं उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, लोग जमाखोरी कर रहे थे, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा पुअर था। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में अनाज की कमी हो गई थी, कहीं कहीं पर अनाज उपलब्ध भी था, वो समय पर बंगाल के एरिया में पहुंच नहीं सका। तो ये सब रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से 20 से 30 लाख लोगों की डेथ हो गई। इसके अलावा मधुश्री मुखर्जी, इन्होंने 2010 में अपनी एक बुक लिखी। इस बुक में इन्होंने उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और उनकी कैबिनेट को दोषी ठहराया, जिसकी वजह से बंगाल में ये फेमीन आया। चर्चिल ने समय रहते बंगाल के लोगों को फूड ग्रेन नहीं पहुंचने दिया और कहा यह भी जाता है कि चर्चिल इंडिया के लोगों से, उनके धर्म को नफरत करते थे, इस वजह से उन्होंने बंगाल के लोगों तक समय रहते कोई राहत नहीं पहुंचने दी। उस समय देखो पीसी महलनोबिस ने एक सर्वे कंडक्ट किया था उन एरियाज में, बंगाल के वो एरियाज जो फेमीन की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उन एरियाज में पीसी महलनोबिस के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया गया था, ये पता लगाया जा सके कि ये जो डिजास्टर है फेमीन की, इसका एक्सटेंट क्या है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए। बाद में जो कुछ फाइंड आउट किया अपने इस सर्वे की सहायता से पीसी महलनोबिस ने, वो फाइंडिंग पब्लिश हुई संख्या, जो कि एक जर्नल था उसके आर्टिकल में, और बाद में एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ एशियाटिक रिव्यू में। इन दोनों आर्टिकल्स में पीसी महलनोबिस ने अपनी फाइंडिंग्स को बताया। ये दोनों आर्टिकल्स 1946 में पब्लिश हुए। सर्वे में देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकल के आई। जो फैमिलीज प्रभावित हुई इस फेमीन की वजह से, उनमें से 1/4 यानी ऑलमोस्ट 15 लाख फैमिलीज ऐसी थीं जिन्होंने फेमीन से पहले अपने राइस लैंड को या तो पूरा बेच दिया था या फिर
अपने राइस लैंड का एक हिस्सा बेच दिया था या फिर अपने राइस लैंड को गिरवी रख दिया था। सर्वे में यह भी बताया गया कि 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग ऐसे थे जिनकी इकोनॉमिक सिचुएशन फेमीन के दौरान बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जबकि देखो 85% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना स्टेटस को मेंटेन करा, मतलब जैसे वो पहले थे वैसे ही फेमीन के बाद में रहे, फेमीन का उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। तो ये डेटा देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बाद में आज़ादी के बाद पॉलिसीज को इंप्रूव करने के लिए, ताकि फर्दर इस प्रकार का कोई फेमीन ना आए। आज देखो पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की महामारी है, तो इसकी वजह से बहुत से लोग गरीब होंगे, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होगी। तो हमारे पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए ताकि सरकार उस डेटा की सहायता से इफेक्टिव पॉलिसीज बना सके और ऐसी किसी प्रकार की डिजास्टर को अवॉइड किया जा सके। और इसके लिए हमें चाहिए पीसी महलनोबिस जैसे स्टैटिस्टिशियन। स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में पीसी महलनोबिस ने देखो बहुत अच्छा काम किया था। इनके बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 2019 में मेंस के पेपर में विश्वेश्वरैया के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। उसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में इनका जो योगदान है, सीधा सीधा क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए स्टैटिस्टिक्स की फील्ड के लिए। तो ऐसे ही कुछ कामों की हम चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे पहले देखो, इन्होंने 1934 में वर्ल्ड में जूट की फोरकास्टिंग की थी एरिया सैंपल की सहायता से। उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे 1950 और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1951, इन दोनों को इस्टेब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया पीसी महलनोबिस के द्वारा। और देखो लार्ज स्केल जो सैंपल सर्वेज कंडक्ट किए गए पीसी महलनोबिस के द्वारा, उन्होंने इसको नाम दिया स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग रेदर देन प्योर थ्योरी ऑफ सैंपलिंग। उन्होंने कहा ये लार्ज स्केल सैंपल सर्वे कंडक्ट करना ये सिर्फ थ्योरी ऑफ सैंपलिंग का काम नहीं है, ये एक अलग से इंजीनियरिंग है, स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो महलनोबिस डेटा की एक्यूरेसी के बारे में काफी ज्यादा कंसर्न थे, क्योंकि वो फिजिसिस्ट थे ट्रेनिंग के हिसाब से, स्टैटिस्टिशियन थे बाय इंस्टिंक्ट और सबसे लास्ट में इकोनॉमिस्ट थे बाय कन्विक्शन। तो अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें जो फिजिक्स में ट्रेनिंग हासिल हुई थी, इसकी बदौलत वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन में एरर्स के प्रति। तो जब उन्होंने बाद में एज ए स्टैटिस्टिशियन सैंपल सर्वे कंडक्ट करना स्टार्ट किया, तब वो एरर्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। इससे सर्वेज में एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा आती थी। और इसके लिए उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र से काफ़ी कुछ सीखा। देखो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जब कोई सर्वे कंडक्ट किया जाए तो उसको क्रॉस चेक करना जरूरी है डेटा को इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एजेंट्स की सहायता से। तो होता क्या था, उस समय मोरियंस का रूल था, तो सब सर्वे कंडक्ट जब होता था तो कुछ जासूस जो हैं वो हाउस होल्ड बन जाते थे, ताकि पता लगाया जा सके कि सर्वेयर्स के द्वारा जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है वो किस सीरियसनेस के साथ किया जा रहा है। उसी प्रकार से महलनोबिस ने भी इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी स्टाफ का सहारा लिया, ये पता लगाने के लिए कि सर्वेयर्स के द्वारा जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उसमें क्या एक्यूरेसी है। तो इसकी बदौलत काफ़ी अच्छा डेटा महलनोबिस इकट्ठा कर पाते थे, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती थी। इसके बाद लास्ट में देखो ये कहा जाता है, अगर आज पीसी महलनोबिस जिंदा होते तो उन्हें भी सर्वे कंडक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता। एक तो देखो आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, एनआरसी, इन सब कंट्रोवर्सीज के कारण अब घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करना पहले के अपेक्षा कर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी है डेटा इकट्ठा करने में वो अब कोविड-19 के कारण है। तो अगर आज पीसी महलनोबिस जिंदा होते तो वो कौन सा रास्ता अपनाते? क्या वो सर्वेयर्स को भेजते मास्क पहन के, सैनिटाइजर देकर कि आप डेटा इकट्ठा करके आइए, या फिर पीसी महलनोबिस क्रॉप कटिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का सहारा लेते डेटा इकट्ठा करने के लिए,
या फिर इन्वेस्टिगेटर्स को भेजते सोशो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करने के लिए। देखो, ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब बंगाल में फेमिन आया था तो उस समय मलेरिया भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उस समय भी सर्वे में बहुत सी दिक्कतें आई थी। 80 फील्ड वर्कर्स को मलेरिया हो गया था, जिसमें से आधों को इस प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन एक बात जरूर है, पीसी महलनोबिस कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिग डेटा का वो इस्तेमाल करते हैं। पीसी महलनोबिस कभी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कतराए नहीं। जब वो एक बार यूके की यात्रा पर गए थे तो बायोमेट्रिका, जो कि एक जर्नल है, इसके काफ़ी सारे वॉल्यूम वो वापस इंग्लैंड से लेके आए, और वो कंप्यूटर भी महलनोबिस ने मंगवाया विदेशों से। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर प्रोक्योर किया 1956 में, और इस इंस्टीट्यूट ने अपना दूसरा कंप्यूटर प्रोक्योर किया 1959 में। तो ये सारे आर्गुमेंट्स देकर लास्ट में राइटर ये कहते हैं, पीसी महलनोबिस महान स्टैटिस्टिशियन थे और उनकी जगह को आज तक कोई भी पर्सन नहीं ले सका है। सरकार को अभी ये चाहिए कि डेटा बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस के साथ इकट्ठा किया जाए, क्योंकि देखो डेटा की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर सरकार के पास सही डेटा है तभी सरकार जनता की वेलफेयर के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज़ बना सकती है, सही ढंग से हमारे देश में डेवलपमेंट आ सकता है। अगर डेटा में ही कमियां हैं तो उसके आधार पर जो पॉलिसीज़ बनेंगी उनमें भी कमियां देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पीसी महलनोबिस के बारे में। चलते, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।